गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारा आज का टॉपिक है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसी के साथ हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगी आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इससे पहले इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं जैसे इंडोल, क्विनोलिन और कुछ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स पाइरोल, फ्यूरान, थायोपिन, पेरिडीन, ये सारे कंपाउंड्स हम कर चुके हैं और ये है हमारा आइसोक्विनोलिन आज का लास्ट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि आइसोक्विनोलिन में क्या है, एक बेंजीन रिंग और एक पेरिडीन रिंग, ये दो रिंग आपस में फ्यूज हो रखी हैं और इनके फ्यूज होने से आइसोक्विनोलिन बना है। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने किया था क्विनोलिन, उसमें क्या था, नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट था। अब क्या है, नाइट्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, मतलब नाइट्रोजन की जो पोजीशन थी उसमें चेंज हो गया है और इसी के साथ इसका नाम हो गया है आइसोक्विनोलिन। नाइट्रोजन इधर है तो क्विनोलिन, अगर ये इस कार्बन के ऊपर गया तो आइसोक्विनोलिन। अब तक हमने जितने भी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स स्टडी किए हैं वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, बट इट डजंट मीन कि सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक ही होते हैं, वो नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में इस कंपाउंड की बात करेंगे कि ये एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि क्या ये कंपाउंड प्लेनर है। फर्स्ट कंडीशन प्लेनर। पीरियड, ये जो बेंजीन रिंग है हम इसकी बात करते हैं। बेंजीन रिंग हमें पता है एरोमेटिक होती है, इसका मतलब वो प्लेनर भी है। जो 6 कार्बन्स होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। सेम अगर इसकी हम बात करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है पिरिडीन है, पिरिडीन कंपाउंड हम पहले ही कर चुके हैं। पिरिडीन एरोमेटिक होता है और ये भी प्लेनर कंपाउंड है। तो जब ये दोनों रिंग प्लेनर हैं इट मीन्स आइसोक्विनोलिन भी क्या है, एक प्लेनर कंपाउंड है। जो सेकंड कंडीशंस होती हैं, कंप्लीट कंजुगेशन, कि कहीं भी कंजुगेशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसमें हम चेक करें जितने भी एटम्स हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं है। इसका मतलब कंजुगेशन क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन है। अगर हम डबल बॉन्ड से जो बनाए हुए हैं इनको रोटेट करके देखें, मान लो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वो बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड वापस इधर आ गया, तो ये कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इन बॉन्ड्स को डिलोकलाइज करके देखेंगे तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। जो थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती हैं, हक्कल रूल को फॉलो करना। तो क्या ये कंपाउंड हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है। हक्कल रूल होता है कि हम जिसमें चेक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने से पहले हमें पाई बॉन्ड देखने होंगे कितने हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 डबल बॉन्ड्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n+2। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10 - 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, ये एक होल नंबर आया है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है। अगर ये होल नंबर आता है, चाहे किसी भी कंपाउंड में हम एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हो, अगर n की वैल्यू होल नंबर है तो वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कुछ पॉइंट्स में आ जाती है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हक्कल रूल को वो कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं करता और वो एरोमेटिक नहीं होता है। तो आइसोक्विनोलिन ने ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि आइसोक्विनोलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। स्ट्रक्चर के बारे में हम सिर्फ इतनी बातें करेंगे, इसकी सिर्फ एरोमेटिसिटी हमें डिस्कस करनी है। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं कि आइसोक्विनोलिन को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो इसकी सिंथेसिस हम करेंगे द बिस्लर नेप्रेल्स्काई रिएक्शन से। सिंथेसिस ही लिख देते हैं, द बिस्लर नेप्रेल्स्काई सिंथेसिस, क्योंकि हम आइसोक्विनोलिन को बना रहे हैं तो सिंथेसिस वर्ड यूज़ करेंगे। आप रिएक्शन भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आइसोक्विनोलिन को सिंथेसाइज करने के लिए इस रिएक्शन में हम कंपाउंड लेंगे बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड, और दूसरा कंपाउंड हम लेंगे फॉस्फोराइल क्लोराइड।
फोस्फोराइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है POCl3। या फिर फोस्फोराइल क्लोराइड की जगह हम ले सकते हैं फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन रिएक्टेंट है बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड, हम इस पर फोकस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अमाइड आ गया है, पहले हम अमाइड ग्रुप ही बना लेते हैं। अमाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इधर हम R ग्रुप लगा देते हैं। इसके बाद इथाइल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आ गए हैं 2 कार्बन। बीटा फिनाइल, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ बीटा फिनाइल मतलब एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो हम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा देते हैं। ये कंपाउंड हमारा हो गया है बीटा फिनाइल। ये इथाइल 2 कार्बन हैं यहाँ पे, इथाइल अमाइड। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फोस्फोराइल क्लोराइड के साथ या फिर फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब हम इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो ये वाले दोनों कार्बन इधर आ गए, इस कार्बन के साथ है नाइट्रोजन, और जो कार्बोनिल कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ कार्बोनिल कार्बन, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो अच्छे से करेंगे। इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप है, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है नाइट्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं, मैं कई बार स्किप कर देती हूँ, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना आप लोग। तो ये कंपाउंड बन गया। जब हम बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड की फोस्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है हमारे पास। अब हम इसका नाम देख लेते हैं एक बार क्या है। अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड आता है तो ये आइसोक्विनोलिन बन जाएगा, लेकिन यहाँ इधर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो इसका नाम क्या होगा, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं, नाइट्रोजन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है यहाँ पर आइसोक्विनोलिन से कंपैरिजन करें तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन है। तो इसकी नेमिंग भी क्या होगी, 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन ये कंपाउंड बन गया है। थर्ड और फोर्थ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो हमने 3,4 डाईहाइड्रो लिख दिया है। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है हमारे पास, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि आइसोक्विनोलिन अभी बना नहीं है तो हमें कुछ और करना होगा इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सेलेनियम मेटल, सॉरी नॉन मेटल है ये, इसके साथ करवाएंगे, या फिर इसकी जगह हम यूज़ करेंगे पैलेडियम और चारकोल। इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे। तो जब इन दोनों से हम इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एरोमेटिक रिंग बन जाती है। और सेलेनियम और ये मतलब होते क्या है कि कोई भी अगर नॉन एरोमेटिक रिंग है तो ये उसको ऑक्सीडाइज करके एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको अनसैचुरेटेड बना देते हैं। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ गया थर्ड 4 कार्बन के ऊपर, यहाँ R ग्रुप था इसको हम रहने देते हैं एज इट इज। ये है आइसोक्विनोलिन, या R ग्रुप है तो इसकी वजह से सब्सटीट्यूटेड आइसोक्विनोलिन भी हम इसे बोल सकते हैं, आइसोक्विनोलिन। ये थी इसकी रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन है लेकिन बिल्कुल सिंपल सी ही है। हमने बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड की फोस्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के सिर्फ ये आपस में क्या हुआ, तो कहीं कोई कार्बन वगैरह ऐड हुआ नहीं है, बस ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनते ही ये आइसोक्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने 3 कंपाउंड किए हैं, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। तीनों की सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने लिया था फोस्फोराइल क्लोराइड, सबसे पहले हम उसका ब्रेकडाउन दिखाएंगे। वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक कैटाइन बनेगा और एक एनाइन यहाँ से, प्लस क्लोराइड आयन। अब इसके बाद हमारा जो मेन रिएक्टेंट है उसकी हम रिएक्शन दिखाएंगे इस कंपाउंड के साथ,
नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहीं से हम इस मैकेनिज्म की या रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ अटैक करेगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा। बेंजीन रिंग में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, ये इथाइल ग्रुप भी एज इट इज है। यहाँ इसके साथ है नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ। इधर ये वाला कार्बन हमने लिख दिया, इस कार्बन के साथ आर ग्रुप लगा देते हैं। अब देखो इधर क्या हुआ, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया है, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इधर इस कार्बन और के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, डबल बॉन्ड था अब सिंगल में कन्वर्ट हो गई है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड हम दिखाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर इसने अटैक किया है फॉस्फोराइल क्लोराइड की कैटायन के साथ, तो ये बन गया POCl2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो इधर ये जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से खत्म हो गया, ये न्यूट्रल हो गया है। बस सिर्फ इतनी सी ही चेंज दिखाएंगे इसके अंदर हम। जैसे बेंजीन रिंग इस कार्बन पे अटैक करती है तो ये रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें जो रिक्वायर्ड रिंग मतलब स्केलेटन जो चाहिए था कंपाउंड का वो मिल जाएगा यहाँ से। इधर नाइट्रोजन है, इधर ये कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड ने अटैक किया था तो इस कार्बन की तो इधर बॉन्डिंग हो गई है, और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के साथ आर ग्रुप था वो दिखा देते हैं हम, साथ में है ये वाला कंपाउंड, और इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी है। बाकी जो बॉन्ड थे, दो बॉन्ड इस रिंग के, वो हम एज इट इज रखते हैं, एक इधर था और एक इधर था। अब देखो पहले तो क्या था, ये एक एरोमेटिक रिंग थी, लेकिन यहाँ पर कैटायन बन गया है, एरोमेटिसिटी इसकी खत्म हो गई है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा और ये कंपाउंड फिर से एरोमेटिक बन जाएगा। आप चाहो तो एक ही स्टेप में दिखा सकते हो कि यहीं से हम एक H पॉजिटिव आयन भी दिखा दें, साथ में लिख दें -H पॉजिटिव, और इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलेगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आ गए। मतलब यहाँ पर, चलो मैं इनको इधर दिखाती हूँ, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा फिर से। ये डबल बॉन्ड वापस आ गया। ये इथाइल ग्रुप है, इधर हमारा नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, अब इसका बॉन्ड बन चुका है। इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप है, और इधर है ऑक्सीजन, और फिर POCl2। यहाँ हम दिखा देंगे -H पॉजिटिव। अब देखो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ H पॉजिटिव निकला है, तो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से हमारा कंपाउंड क्या बन गया, पहले तो हम जो साइड प्रोडक्ट निकला है उसकी बात करते हैं। POCl2 तो पहले से ही है, इसके साथ में इधर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो हम सीधा क्या दिखाएंगे इसको, HOPOCl2। ये कंपाउंड हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। अब मेन कंपाउंड देखते हैं हम क्या बनेगा। कार्बन, ये इधर है नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, और ये तीनों बॉन्ड इधर एज इट इज है। तो ये कंपाउंड है 2,3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड की कमी है, 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन लिख देते हैं इसे हम यहाँ पे, आइसोक्विनोलिन। फर्स्ट जो स्टेप था इस कंपाउंड की फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होनी थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हमारा सेकंड स्टेप कि हमें इस रिंग को कंप्लीट एरोमेटिक बनाना है। जो इधर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है इसको भी हमें ऑक्सीडाइज करके अनसैचुरेटेड बनाना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेलेनियम या फिर पैलेडियम चारकोल का मिक्सचर, और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही था, थर्ड फोर्थ कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड आ गया, और बेंजीन रिंग में एज इट इज।
इधर इस कार्बन के साथ R ग्रुप है, आइसोक्विनोलिन। ये है सिंथेसिस आइसोक्विनोलिन की विद मैकेनिज्म, एक ही सिंथेसिस करेंगे हम। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं और कौन कौन से एटम्स के ऊपर होंगी वो। तो उससे पहले एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर से आइसोक्विनोलिन का। हमने ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनमें रिएक्शंस या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कहाँ कहाँ होंगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें, जैसे क्विनोलिन में भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस हुई थी, इसमें भी दोनों टाइप की रिएक्शन ही होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं कि दोनों रिंग में से कौन सी रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स दिस रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, जो भी कंपाउंड अटैक करेगा मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा इस रिंग के इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इन दोनों रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर ये वाली रिएक्शंस होंगी। अगर हम इस रिंग की बात करें, नाइट्रोजन है यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। जो चीज़ें हमने पिरिडीन की रिएक्शंस में डिस्कस की थी वही सेम चीज़ें हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है और ये जो कार्बन्स रह गए इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो यहाँ तो चारों कार्बन ही हैं, हम ये जो फ्यूज्ड एटम हैं इनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। तो कार्बन है, चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ नहीं करेगा अपनी तरफ। तो इन कार्बन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज 3 कार्बन्स, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है और वो -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो बेंजीन रिंग के ऊपर होगी। अगर सेम हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको ऐसा कार्बन चाहिए मतलब ऐसी जगह चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो सेम रीजन होगा दोनों में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिरिडिन रिंग के कार्बन के पास कम है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी पिरिडिन रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में होगी और यहाँ भी पोजीशन क्या होगी, या तो 5th कार्बन के ऊपर या फिर 8th कार्बन के ऊपर। इन दोनों पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडिन रिंग में कहाँ हुई थी, नाइट्रोजन से एडजेसेंट कार्बन पर, तो ये नाइट्रोजन है, इस केस में यहाँ पे रिएक्शन होंगी। तो पहले हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, हमें अब तक तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम करवा लेते हैं इसमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ही मेन रिएक्शन हम लेके चलते हैं। जो जितनी भी कंपाउंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं ये वाले रिएक्शन सब में होती हैं। नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होंगी, या तो 5th कार्बन पर होंगी या फिर 8th कार्बन पर। अगर नंबरिंग हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो या तो 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा, ये या तो नहीं मतलब दोनों ही कंपाउंड बनेंगे, मिक्सचर मिलेगा हमें यहाँ पर। एक में 5th कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप होगा 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, और एक कंपाउंड हमें मिलेगा 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। 8th कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं उसमें 5th और 8th कार्बन दोनों के ऊपर ही रिएक्शन होती है और हमें एक मिक्सचर मिलता है 2 प्रोडक्ट्स का। सेम अब हम करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन।
जब आइसोक्विनोलिन में सल्फोनेशन हम करवाते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे यहाँ पे हम, तो सेम वही 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, जिसमें एक में 5th कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा और एक में 8th कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो लगा है इसको हम मेन ग्रुप मान के चलते हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। और नेक्स्ट कंपाउंड होगा आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। आइसोक्विनोलिन 8 कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा है, 8 सल्फोनिक एसिड। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम करते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर होंगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है चिंसी-बेबिन रिएक्शन, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लेते हैं हम सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। उसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप, यहाँ पे Na पॉजिटिव, तो NH2 नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और कहीं हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये कंपाउंड बन गया है। ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और करवा लेते हैं, बस 2 रिएक्शन और रहती है, बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, यहीं से करवा लेते हैं। और रिडक्शन अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं या कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं, वो जो भी हम रिड्यूसिंग रिएजेंट लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्विनोलिन में किया था वैसे ही सेम आइसोक्विनोलिन में भी। फर्स्ट अगर हम इसमें लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस होगा। ये वाला जो 3rd 4th कार्बन है, ये एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर हम रिडक्शन करवाते हैं टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे और कंपाउंड बन जाएगा टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। बेंजीन रिंग अभी भी एरोमेटिक ही रहेगी, जो ये वाले 2 बॉन्ड हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास भी, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। 4th एटम्स के ऊपर टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं प्लेटिनम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा। अब टोटल 8 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ चुका है, टोटल 10 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे डेकाहाइड्रो। अब नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी एटम्स थे सबके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, रिडक्शन में तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर बिर्च रिडक्शन करवाते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बनता है 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम टिन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा, 2, ये जो पिरिडीन रिंग थी ये रिड्यूस हो जाएगी, इसके 2 डबल बॉन्ड्स आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। अगर कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं प्लेटिनम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, या फिर कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं इसे, इसकी प्रेजेंस में ये रिंग कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगी और डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, टोटल 10 एटम्स हैं यहाँ पे, सबके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर हम आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं
ऑक्सीडेशन में क्या होगा देखते हैं। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक में क्या होगा, ये वाली रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, सॉरी ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। जो ये कार्बन है इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इस कार्बन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। चलो देख लेते हैं। ये तो मैंने कंप्लीट ही बना दिया, फिर से बनाती हूँ एक बार। ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है थैलिक एसिड। और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, पिरिडीन रिंग तो एज इट इज रहेगी और बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगी। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। मतलब इसके ऊपर क्या होगा, फिर से पिरिडीन रिंग एज इट इज रहेगी और इसके 2 एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, जैसे बेंजीन में आया है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं चलो इस रिएक्शन को। जब हम आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक में क्या होगा, बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगी और पिरिडीन रिंग ब्रेक हो जाएगी। दूसरे प्रोडक्ट जो दूसरा बनता है उसमें क्या होगा, पिरिडीन रिंग एज इट इज रहेगी और बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बन गया है थैलिक एसिड। दूसरे कंपाउंड में क्या होगा, पिरिडीन रिंग है, ये वाली रिंग तो एज इट इज रहेगी लेकिन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सेम जैसे ही हम पिरिडीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएंगे। अब देखो ये तो थैलिक एसिड है, ये क्या बनेगा, अगर हम इनको हटा देते हैं तो ये एक पिरिडीन रिंग है और पिरिडीन रिंग में नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है। नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर देंगे, ये आ गया 2, 3 और 4। तो पिरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा पिरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, थैलिक एसिड और पिरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थी आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस और इसी के साथ ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपके हर डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू।